नमस्कार। स्वागत है आप सबका अंग्रेज़ी में डॉक्टर रचना यदवंशी के साथ। आज मैं जो कहानी शुरू करने जा रही हूँ उससे पहले दो बातें हैं आपको बताने के लिए। एक तो ये कि आज मैंने एक तो ये कि जो पहली बात है, दिव्या और पल्लवी। पल्लवी, आप मुझे सुन रही होंगी ज़रूर, क्योंकि आप मेरी बहुत लवेबल, बहुत लविंग ऑडियंस हैं। आप हमेशा मुझे सुनती हैं। आपने जो कहानी मुझे दी है, मतलब जो मजमून मुझे दिया है, मैंने उसको लिख लिया है, फिनिश टच नहीं आ पाया है, इसलिए मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं उसे भूल गई हूँ या मैंने अपना कमिटमेंट नहीं निभाया और आपका दिया हुआ मजमून कंटेंट मैंने अपनी स्टोरी में नहीं डाला है। बहुत जल्दी पल्लवी का दिया हुआ कंटेंट मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। दिव्या, माय डियर फ्रेंड, आप मुझसे हमेशा कहते हो रच्चू पुराना सुना रही हो, मैं सब पढ़ चुकी हूँ। यू आर सच अ लविंग रीडर ऑफ माइंड। मैंने जितना कुछ लिखा, जब तुम हमेशा कहती हो कि मैंने रच्चू सब पढ़ लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ में ये भी लगता था कि अरे नया नया मिलना चाहिए दिव्या जैसे ऑडियंस को जो मेरा लिखा हुआ पढ़ चुके हैं। तो दिव्या, ये तुम्हारे लिए कि मैंने बिल्कुल ताज़ा तरीन लिखी है, एकदम नई लिखी है। इतनी ताज़ा है कि मुझे अभी याद है, मतलब इतनी हाल ही में मैंने लिखी है कि मुझे याद है कि मैंने क्या लिखा है। और दूसरी बात ये कि आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट ये किया है कि आज की कहानी को, आज की स्टोरी को मैं पूरा ख़त्म नहीं करूँगी। उसके पीछे कोई एक सोची समझी रणनीति नहीं थी कि मुझे कोई ऐसे सीरियल नहीं बनाना था। बेसिकली उसमें भी दो चीज़ें हैं, वो दो बातें हो सकती हैं, आपको याद आ रहा होगा वो। तो उसमें दो चीज़ें हैं कि मुझे ना बात को थोड़ा बहुत जल्दी से, आई हैव नेवर बीन अ साइंस स्टूडेंट कि प्रिसाइजली 2+2 4 बता दिया। मुझे बात को उसमें थोड़ा सा जा कर के स्पाइसेस ऐड करके लेखक ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। ठीक है। तो ये जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ। मुझे मजमून पता था, मैंने उस पर लिखना शुरू किया। लेकिन लिखते लिखते मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी किस्सा गोई होने वाली है ये। और बात इतनी अच्छी हो तो उसको झटपट ख़त्म करके ना उसका चार्म ख़त्म नहीं करना चाहिए। और इसमें जो ख़ास बात है जो मुझे अब आपको बतानी है कि मेरी कोशिश रहती है कि आपका बेशकीमती समय बर्बाद ना हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 8 से 10 मैक्सिमम 12 मिनट में मैं आपको अपनी बात सुना करके, अपनी कहानी सुना करके, अपनी किस्सा गोई करके मैं विदा लूँ। क्योंकि समय बहुत कीमती है, बहुत काम है सबके पास। आप लोग मुझे इतना सुन लेते हैं, 10-12 मिनट मुझे दे देते हैं, उसके बाद टिप्पणियाँ करते हैं। आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। तो जब मैं लिख रही थी तो मुझे लगा लंबा खिंचेगा किस्सा, और खिंचना चाहिए, अच्छा मजमून है। इसको मैं बहुत शॉर्ट स्टोरी में निपटाना नहीं चाह रही थी। तो ये आज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी है। तो ये दूसरी बड़ी बात मुझे बतानी थी आपको। और कहानी का टाइटल है चेरियोवा। उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। चेरियोवा जानते हैं? चेरियोवा होता है एवर यूथफुल। इसका पॉपुलर अंग्रेज़ी टर्म जो है वो है एवरग्रीन, लेकिन इसका सही विशुद्ध हिंदी शब्द जो है वो है चेरियोवा। यहाँ पे चलते चलते थोड़ी सी एक बात मैं आपसे कहूँगी कि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं बात भी करती हूँ, तो रचना आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। या कई बार मुझसे मेरे कुछ अंग्रेज़ी मित्र कहते हैं कि तुम बहुत कठिन हिंदी बोलती हो। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कठिन नहीं, मैं सही हिंदी बोलती हूँ। इतना ज़्यादा आदत पड़ चुकी है हम लोगों को चलताऊ भाषा बोलने की या अंग्रेज़ी मिक्स करने की उसमें, कि जब हम कोई धारा प्रवाह एक साथ हिंदी में कोई बात कहते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम बहुत कठिन साहित्यिक हिंदी बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी दिली इच्छा है कि जो चीज़ हिंदुस्तान को, भारत को भारत बनाती है, उसमें भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी भाषाएं, इतने प्रांत आपको कहीं विश्व में नहीं मिलेंगे जहाँ कहते हैं ना कि हर 4 कोस पे बोली और पानी बदल जाता है, बानी और पानी बदल जाता है। इसकी, इस मिट्टी को, इस पहचान को बनाए रखिए। मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं लोकल डायलेक्ट भी सीखूं। मुझे जलेसर वाली भी आती है, मुझे शुकाबाद वाली भी आती है। कभी मैं सुनाऊंगी आपको, कभी इस पे हम बात करेंगे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई लैंग्वेज ग्रास्पिंग पावर कि मुझे और इसमें क्या बुरा है। आप दिस वुड बी ग्रेट इफ़ यू नो सो मेनी लैंग्वेजेस। ब्रेन के बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे पार्ट एक साथ काम करते हैं जब आप बहुत सारी भाषाएं
सीखते हैं। लेकिन मेरी इल्तिजा ये है कि हिंदी का तो पूरा सम्मान करिए। हिंदी सुन के हम लोग बड़े होते हैं, अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप बाहर निकलते हैं, अब तो वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल हाउस, सब एक दूसरे से मिलते हैं, कोई बॉर्डर्स इतने वो नहीं रह गए। लेकिन अपने देश की जो पहचान है वो होती है लैंग्वेज, और उसको बनाए रखना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जब हम लैंग्वेज कोई भी बोलें, कोई भी भाषा हम बोलें, तो वो समृद्ध हो। इट मस्ट साउंड रिच। बहुत हो गया ना ज्ञान, अब कहानी सुनाती हूँ मैं। कहानी का शीर्षक मैंने आपको बताया था, चिर युवा, एवरग्रीन। माया, तुमने मुझे माया जाल में फंसा लिया है, निकल नहीं पाऊंगा अब मैं। जब भी माहिर अपने दोनों हाथों से माया का चेहरा थाम कर गहरी सांस लेकर ये कहता था, तो माया की सांस ऊपर नीचे क्यों होती थी, सिर्फ उसे पता था। बड़े शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर माया शिमला में एक सेमिनार के दौरान माहिर से मिली थी। माहिर के लिए तो ये पहली नज़र का पहला प्यार जैसा था, लेकिन माया ने अपनी बढ़ती उम्र को इतने करीने से तराशा था कि किसी को अंदाज़ा नहीं लगता था कि वो अपनी उम्र के चौथे दशक के लेटर फेज में है। दरअसल माया को विधाता ने वो सब दिया था जिस पर एक लड़की को रश्क होना चाहिए। रश्क माने प्राइड, गर्व। मतलब 5 फीट 9 इंच लंबी माया जैसे जन्मजात मॉडल पैदा हुई थी। जब यौवन अपने चरम पे था, जब यौवन अपने चरम पे था, तो लंबी छरेरी डस्की चाम लिए माया न जाने कितने दिलों की धड़कन थी, और न जाने कितनों का ख्वाब। और जैसा कि होता है, हर खूबसूरत लड़की को पता होता है कि उसके दीवानों की फ़ौज कितनी है, तो माया को भी पता था। लेकिन उसको इंतज़ार था अपने सपनों के अलग से राजकुमार का, जो सिर्फ उसके एन्चांट पे नहीं बल्कि उसके इंटेलेक्ट को भी समझे। खुदा सबको सब कुछ कहाँ देता है। माया को नूर देकर हूर तो बना दिया था, लेकिन उसकी ख्वाहिश तो अधूरी ही रखी थी, जहाँ उसे हैंडसम प्लस ब्रेनी प्लस सेंसिटिव नौजवान की तलाश थी। ऐसा नहीं कि माया ने नाक पर मक्खी बिल्कुल बैठने ही नहीं दी थी। कितने आए जो कॉफ़ी टेबल से ही दफ़ा हो गए। किसी ने अपने बाइसेप्स शो करने के चक्कर में अल्ट्रा टाइट टी शर्ट में माया का जायका ख़राब किया, तो किसी ने माया को घुरने में ही सारा समय ख़राब कर दिया। एक तो इतना मुतासिर हो गया था कि बोला, मैं लॉन्ड्री, आयरन, डिश वॉशिंग सब करूँगा, माया बस तुम मुझसे शादी कर लो। माया का बहुत मूड ख़राब हुआ था। मुझे पति चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प नहीं कहकर तमतमाई माया आधा लंच छोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई थी। न जाने कितने नमूने माया ने रिजेक्ट किए थे, लेकिन मीत ना मिला रे मन का गाना जैसे माया की नियति बन गया था। वक्त की रफ्तार किसी का इंतज़ार नहीं करती, सो माया का भी नहीं किया। माया की यूनिवर्सिटी से लेके बाहर की दुनिया तक सैकड़ों चाहने वाले थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसके कंधे पर सिर रख कर के वो अपने जीवन का सुख दुख बांट सके। माँ, पिता, भाई ने माया को ज़िद्दी और घमंडी का तमगा देकर खुद को अलग कर लिया था, और बाहर की दुनिया केवल गाल बजाने के लिए होती है मानने वाली माया ने समाज से खुद दूरी बना ली थी। अब बस बची थी तो केवल खूबसूरत माया और उसकी घुटन भरी तन्हाई। लेकिन समय यदि करवट न ले तो जीवन के निराले खेल कैसे चले? क्या हैं वो खेल? बस यहीं तक मैंने लिखी है। यकीन मानिए मैंने आगे अभी लिखी नहीं है, और क्लिफ हैंगर पे मैं छोड़ रही हूँ, और आपको जाते जाते एक काम सौंप के जा रही हूँ कि बताइएगा मुझे कि आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, आगे क्या लिखने वाली हूँ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन कंटेंट मेरे दिमाग में है। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मैं सोच के कुछ और बैठती हूँ और अंत कुछ और होता है। इसलिए चलिए आपको भी देख लेते हैं कि कितनी रीच है आपकी इमेजिनेशन की। हो सकता है कि आपकी टिप्पणियों से ही मुझे कोई क्लू मिल जाए और मैं अपने एंड को उसके हिसाब से ढाल दूँ। आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी, इस बार बहुत जल्दी मिलना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये कहानी आपको पूरी करके मुझे सुनानी है। बताइएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कि माया के जीवन में क्या होने वाला है। नमस्कार।